हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बेटा सेलों के संयोजन में, और सेलों के संयोजन में बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन बता चुके हैं। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? तो यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक सेल का धन या की धन प्लेट या धन ध्रुव, ठीक है, प्लेट किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से तथा ऋण प्लेट एक दूसरे बिंदु से जुड़ी हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हमने यहां पर जाना कि बेटा जो सेल होती है उसकी दो प्लेटें होती हैं, एक धन और एक ऋण। अब धनात्मक प्लेट जितनी भी सेलें हों, दो या दो से अधिक, तो हमने यहां पर कुछ सेलें ली हैं। ये आपकी एक सेल हो गई, यहां पर एक दूसरी सेल और एक और सेल ले लेते हैं। तीन सेलें यहां पर हमने ली। अब इन तीनों सेलों की ये जो धन प्लेट है इसको हम जोड़ दें बेटा किसी एक बिंदु से, इस तरीके से, एक बिंदु से, इसको ए बिंदु मान लिया। और प्रत्येक की जो ऋण प्लेट है इसको हम जोड़ दें एक दूसरे बिंदु से, इस तरीके से। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब इस संयोजन में होता क्या है? तो इस संयोजन में पूरे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल एक पंक्ति में लगी सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब ये हमने क्यों लिखा कि एक पंक्ति में लगी सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है? ये इसलिए लिख दिया क्योंकि आगे हम मिश्रित क्रम संयोजन भी पढ़ेंगे बेटा। ये क्या है? एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है। आगे हम दूसरा संयोजन पढ़ेंगे जो मिश्रित क्रम संयोजन होगा। तो मिश्रित क्रम संयोजन में इसमें और भी सेलें लगी होंगी। अब ये अगर समांतर क्रम संयोजन है तो एक पंक्ति में यहां पर एक सेल लगी हुई है, तो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब यहां पर अगर ये हमने तीन सेलें लगाई हुई हैं, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल मान लें कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध को मान लें स्मॉल आर,
तो इस पूरे परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। अब एक सेल के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा या एक पंक्ति में अगर एक से ज्यादा भी लगी होंगी तो उन सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ये आगे संयोजन में हम लोग पढ़ेंगे। यहां से आप ये समझ लीजिए कि एक पंक्ति में जो भी सेल है उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा क्या? परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। ये आप ध्यान रखना। अब यहां पर जब हमने ये जान लिया कि समांतर क्रम संयोजन में जो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल होता है वो एक पंक्ति के विद्युत वाहक सेल के, एक पंक्ति में जो भी सेलें लगी हुई हैं, एक सेल हो या एक से ज्यादा हो, तो उस पंक्ति के कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा या कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब हम यहां पर जो तीन सेलें जोड़ी हैं डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन में हम तीन से ज्यादा के लिए मतलब n सेलों के लिए इसको ड्राइव करेंगे। तो यहां से इसको साफ करें, थोड़ा बेटा साफ करें। चलिए, अब यहां पर आपको दिख रही हैं कि यहां पर हमने तीन सेलें लगाई हुई हैं। सेलें कितनी लगाई हुई? तीन, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, लेकिन इसी को हम ड्राइव कर रहे हैं n सेलों के लिए। किसके लिए? n सेलों के लिए। तो यहां पर लिख रहे हैं, माना किसी वैद्युत परिपथ में n सेलें समांतर क्रम में लगी हैं, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r है। अब हम क्या करते हैं, इस परिपथ का जो बाह्य प्रतिरोध है उसको दिखा देते हैं, जिस परिपथ के साथ इसको जोड़ा है उसको दिखा देते हैं, और यहां पर एक कुंजी को भी लगा देंगे, एक कुंजी को भी लगा देते हैं। ये कुंजी हो गई के, ठीक है। अगर ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, जब हम कुंजी को ऑन करेंगे तो यहां इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। अब कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, तो इस धारा का हमें मान निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे, तब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो वो होना चाहिए एक पंक्ति के जो भी सेलें लगी हुई हैं उनके विद्युत वाहक बल के बराबर होना चाहिए या योग के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर बेटा एक ही सेल लगी हुई है हर एक पंक्ति में, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, वो होगा E। कितना होगा? E होगा। ये हो गया विद्युत वाहक बल। अब हम निकालेंगे कि बेटा कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तब कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर हमें निकालना है तो बेटा यहां पर आंतरिक प्रतिरोध किसमें है, बोले आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो 1/r डैश इक्वल लिख सकते हैं 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट n/r। यही होगा, यही होगा। अब यहां से हम अगर इसको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो बेटा एलसीएम मिलेगा r, और यहां से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट कहां तक चलेगा, n पदों तक चलेगा। तो यहां से 1/r डैश का मान n/r आएगा, और यहां से अगर हम r डैश का मान निकालेंगे तो वो आना चाहिए r/n। क्या आना चाहिए? r/n आना चाहिए। ये कुल आंतरिक प्रतिरोध निकल के आया।
अब हम देखेंगे कि हमने कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिया, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया। अब हमें जरूरत है कि पूरे परिपथ का कितना प्रतिरोध है। तो यहां पर पूरे परिपथ का प्रतिरोध लिखेंगे, तब पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध, इनका हमने परिणामी प्रतिरोध निकाला, उसके बाद में ये जो कैपिटल आर है एक ही तार में होगा, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो यहां से कुल प्रतिरोध हम लिख सकते हैं आर डैश कितना होगा? तो आर डैश होगा बेटा आर और प्लस आर स्मॉल आर डैश के मान रखेंगे। तो आर डैश इक्वल हम लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश स्मॉल आर डैश की वैल्यू है आर अपॉन एन। तो ये हो गया आपका कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब इसके बाद में हम निकालेंगे परिपथ में धारा कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तब परिपथ में विद्युत धारा। तो परिपथ में विद्युत धारा I बराबर, सूत्र होता है हमारे पास कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहां से बेटा हमारा हो जाएगा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है? कैपिटल E, तो ये कैपिटल E हो गया। कुल प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन n, स्मॉल r प्लस अपॉन n। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से बेटा I इक्वल आ जाएगा E अपॉन एन आर प्लस स्मॉल r अपॉन n, एन आर प्लस स्मॉल r अपॉन n। ये n जाएगा ऊपर, तो यहां से I इक्वल आपका हो जाएगा, I इक्वल हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर। इतनी आ गई परिपथ में धारा, पूरे परिपथ में इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब यहां पर कंडीशन लगाएं। अगर हम कंडीशन लगा देंगे, नंबर 1 में बोल सकते हैं क्या? अगर बेटा हमारा जो सेलें हमने यूज की हैं समांतर क्रम संयोजन में, यदि स्मॉल आर बहुत सूक्ष्म हो, स्मॉल आर बहुत सूक्ष्म हो, मतलब स्मॉल आर वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, यानी कि अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, तब क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो यहां से बेटा आपका I इक्वल आएगा एन ई अपॉन एन कैपिटल आर। यहां से बेटा एन कैंसिल होगा, तो I इक्वल आएगा E अपॉन कैपिटल आर, E अपॉन कैपिटल आर। यहां से हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सेलें हैं और उनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम है, तो उन सेलों को समांतर क्रम में लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप यहां से देख रहे हैं कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो एक सेल से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वही जाएगी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में, मतलब कम से कम धारा प्रवाहित होगी। अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन क्या होगी? तो दूसरी कंडीशन, यदि कैपिटल आर बहुत सूक्ष्म हो, कैपिटल आर बहुत सूक्ष्म हो मतलब छोटा हो, तो हम लिख सकते हैं क्या कि कैपिटल आर मच मच लेस देन स्मॉल आर। तो यहां से कैपिटल आर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, तो यहां से आपका हो जाएगा बेटा I बराबर एन ई
और अपॉन स्मॉल आर। तो यहां से अब देखिए कि अगर बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध बड़ा हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बड़ा हो, तब आपको सेलों को जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। मतलब ये लाभदायक नहीं है, इसमें कोई लाभ नहीं है, ठीक है। और इधर लाभ होगा, लाभ होगा। लाभ होने का मतलब है इधर विद्युत धारा, अगर हम आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है और फिर सेलों को जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में, तो विद्युत धारा हमें ज्यादा प्राप्त होगी, यानी कि लाभ होगा समांतर क्रम में जोड़ने से। और अगर आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा है तो समांतर क्रम में सेलों को जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कम ही होगी, ठीक है। चलिए, ये था समांतर क्रम संयोजन। अब हम समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों का कॉम्बिनेशन जान लेते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा मिश्रित क्रम संयोजन। इसको साफ करें। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे बेटा मिश्रित क्रम संयोजन की। तो हेडिंग रहेगी मिश्रित क्रम संयोजन। अब मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, किस प्रकार से हम सेलों को जोड़ेंगे। तो मिश्रित क्रम संयोजन में बेटा इसमें कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी कुछ पंक्तियां बना लेते हैं और उन पंक्तियों को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। क्या लिखेंगे, ऐसा संयोजन जिसमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर कुछ पंक्तियां बनाई जाती हैं, कुछ पंक्तियां बनाई जाती हैं तथा इन पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इन पंक्तियों को किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब यहां पर हम देख लेते हैं कि डायग्राम से किस तरीके से हमने बेटा कुछ सेलों को लिया और उन सेलों को जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। हमने कुछ सेलों को लिया और उन सेलों को जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। यहां पर हमने समान विद्युत वाहक बल की 3 सेलों को लिया जिनके आंतरिक प्रतिरोध हैं R, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और इसी प्रकार की कुछ और सेलें ली, उनकी भी कुछ श्रेणियां तैयार की। इस तरीके से ये हमने कुछ सेलें ली और हर एक सेल का हम मान के चलते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है वो समान है, आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। इस तरीके से विद्युत वाहक बल समान है और आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, ये हम मान के चलते हैं। प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है बेटा।
हमने कुछ सेलों की श्रेणियां तैयार की। हमने यहां पर श्रेणियां कितनी आपको दिखाई, तो हमारी जो श्रेणियां हैं वो 3 श्रेणियां हैं। कितनी है? 3। अब इन श्रेणियों को हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में। किसमें जोड़ दिया? समांतर क्रम में। इस तरीके से बिंदु ए से, और इधर यहां पर हमने जोड़ दिया एक बिंदु, मान लिया बी। तो ये आपका जो क्रम है इसको हम बोलते हैं मिश्रित क्रम, क्योंकि यहां पर शैलें श्रेणी क्रम में भी जुड़ी हैं, फिर उन श्रेणी क्रम से जो पंक्तियां मिलके बनी, जो श्रेणियां बनी, उनको हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। अब हम इसके लिए जो फार्मूला निकालेंगे कि परिपथ में धारा कितनी होगी, तो अब यहां पर जब हम फार्मूला निकालेंगे तो उसके लिए बेटा जो डेरिवेशन करेंगे वो हम ये 3-3 सेलों का नहीं करेंगे, या 3 लाइनों का नहीं करेंगे, 3 पंक्तियों का नहीं करेंगे। हम आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे n सेलों का, मतलब यानी कि एक लाइन में n सेलें लगी होंगी श्रेणी क्रम में, और यहां पर पंक्तियां कितनी होंगी? m पंक्तियां होंगी, बहुत सारी पंक्तियां होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसको थोड़ा साफ कर दें, हम पहले इसको थोड़ा सा साफ करें। चलिए माना कैपिटल ई विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ कर m पंक्तियां बनाई हैं, जिन्हें समांतर क्रम में कैपिटल R प्रतिरोध वाले वाह परिपथ या कैपिटल R प्रतिरोध वाले परिपथ से जोड़ा है। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया कि n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर m पंक्तियों को बनाया, और इन सभी पंक्तियों को समांतर क्रम में कैपिटल R प्रतिरोध वाले परिपथ से जोड़ा। चलिए यहां पर हम भी थोड़ा परिपथ पूरा कर लेते हैं। कैपिटल R प्रतिरोध है, कैपिटल R प्रतिरोध है इस परिपथ का, जिसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है और एक कुंजी लगा दी के। सही है बेटा, ये कैपिटल R प्रतिरोध हो गया। अब यहां से हमें निकालना होगा कि परिपथ में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा के लिए हमें चाहिए होगा कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा और कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो इस संयोजन को अगर हम बारी बारी से देखें तो आपको पता है कि ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का मिश्रित है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, अभी हमने समांतर क्रम में पढ़ा था तो इसीलिए हमने उसमें लिख दिया था कि एक पंक्ति के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहां से परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो एक पंक्ति में, यहां पर ये पंक्तियां हैं, ये क्या है? पंक्तियां हैं। कितनी हैं? m पंक्तियां हैं। कितनी हैं? m पंक्तियां हैं।
सही है बेटा। और एक पंक्ति में कितनी सेलें लगी हुई हैं? तो n सेलें लगी हुई हैं, n सेलें लगी हुई हैं, ठीक है, एक पंक्ति में। और पंक्तियां कितनी हैं? स्मॉल m पंक्तियां हैं। यहां से परिपथ का अगर कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे तब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर एक पंक्ति में लगी सैलों का कुल विद्युत वाहक बल। तो एक पंक्ति में लगी सैलें कितनी हैं? n, और प्रत्येक सैल का जो विद्युत वाहक बल है कितना माना? कैपिटल E। तो इसका मतलब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? लिख सकते हैं Ne। यहां पर पहले लिख देते हैं, एक पंक्ति के कुल विद्युत वाहक बल, एक जो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल होगा वो एक पंक्ति के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि तब कुल विद्युत वाहक बल बराबर, अब एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल होगा Ne। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बेटा? E प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है कैपिटल E। n सेलों को जोड़ना है, कैपिटल E को n बार जोड़ना है, तो यहां से Ne निकलेगा। या यूं हम लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? तो यहां लिख सकते हैं E प्लस E प्लस E प्लस डॉट डॉट प्लस n सेलों का E को जोड़ना है n पदों तक, तो यहां से हम लिख सकते हैं Ne। क्या लिख सकते हैं? Ne। तो ये कुल विद्युत वाहक बल हो गया। अब हम निकालेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो यहां पर तब एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध, एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो एक पंक्ति में कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है, तो यहां से हो जाएगा R डैश इक्वल कितना होगा? तो उसको हम बेटा लिख सकते हैं R प्लस R प्लस R प्लस डॉट डॉट प्लस n पदों तक है, n पदों तक ही योग करना है। तो यहां से कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका निकल के आएगा एक पंक्ति का, वो होगा NR। कितना होगा? NR। अब यहां पंक्तियां कितनी हैं? बोले एक लाइन का आंतरिक प्रतिरोध आया है NR, हमें निकालना है m लाइनों का, तो यहां पर हम लिखेंगे तब m पंक्तियों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो m पंक्तियों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो कुल आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में जाएगा? एक लाइन का आंतरिक प्रतिरोध, इस लाइन का आंतरिक प्रतिरोध कुल कितना आया? NR। इस लाइन का कितना आएगा? NR। इस लाइन का कितना आएगा? NR। यही रहेगा आंतरिक प्रतिरोध। जब बेटा यही आंतरिक प्रतिरोध रहेगा हर एक लाइन का, तो इनको सबको जोड़ना है किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो यहां से हो जाएगा आपका 1/R डबल डैश। R डबल डैश इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने एक पंक्ति के प्रतिरोध को R डैश मान लिया। अब टोटल पंक्तियों का, m पंक्तियों का जो प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो हम वहां पर R डबल डैश मान रहे हैं। कितना होगा? बोले ये होगा, होना चाहिए 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट डॉट, और ये चलना चाहिए m/NR तक, क्योंकि पंक्तियां कितनी हैं? m पदों तक हैं, m पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं। तो यहां इनको सॉल्व करेंगे तो 1/R डबल डैश इक्वल, ये आपका हो जाना चाहिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस m/NR
आर, इतना होना चाहिए। अब इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना चाहिए आपका, ये आ जाना चाहिए आर डबल डैश इक्वल कितना हो जाना चाहिए, इसका योग m होगा तो यहां से हम लिख सकते हैं, या एक लाइन और बढ़ा के लिखते हैं, 1/r डबल डैश इक्वल आपका हो जाना चाहिए m/n/r। तो यहां से r डैश की वैल्यू कितनी होगी, n/r/m। ये हो गया बेटा कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध हमने निकाल लिया, उसके साथ ये बेटा ये आपका श्रेणी क्रम में होगा, ये आपका श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी क्रम में होगा तो हम लिख सकते हैं तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध तो आर डैश बराबर आर और प्लस एन आर अपॉन एम। यहां से अगर इसको बेटा हम यहां से कैपिटल आर का मान आ गया आर डैश का, यानी कि पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब हम क्या करेंगे, परिपथ में धारा निकालेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं तब परिपथ में धारा यानी कि विद्युत धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल है आपका NE, कितना है NE। कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध है आपका R और प्लस NR अपॉन M। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो I इक्वल आ जाएगा MN कैपिटल E अपॉन M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r। ये रहा आपका आंसर एम्पियर। अब यहां से अगर हमें परिपथ में धारा का मान अधिकतम चाहिए होगा तो MR और NR का जो कुल मान है वो न्यूनतम होना चाहिए। MR प्लस NR का जो मान है वो न्यूनतम होना चाहिए अगर हमें धारा का मान अधिकतम चाहिए। तो ये था बेटा सेलों का संयोजन, किस क्रम में सेलों को किस प्रकार जोड़ते हैं, क्या लाभ होगा क्या हानि होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, वो है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। धन्यवाद।